Hello everyone. Today we are going to start from the section Constitution and Polity of India. So आज हम लोग start करने जा रहे हैं from the basic introduction of the Constitution of India. So now, what is a constitution? In general, a constitution it is a set of fundamental rules that determine how a country or state is run. That means constitution क्या है? एक set of fundamental rules है जो ये डिसाइड करता है कि एक कंट्री या स्टेट को कैसे रन किया जाएगा. अकॉर्डिंग टू मरियम वेबस्टर डिक्शनरी, द कॉन्स्टिट्यूशन इट रेफर्स टू द बेसिक प्रिंसिपल्स एंड लॉज ऑफ अ नेशन, स्टेट और अ सोशल ग्रुप दैट डिटर्मिन द powers and duties of the government and guarantee certain rights to the people in it. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बेसिक सेट ऑफ प्रिंसिपल्स एंड लॉज है एक नेशन का या स्टेट का या एक सोशल ग्रुप का, जो ये डिटर्मिन करता है कि गवर्नमेंट की पावर्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, और साथ में वो उस स्टेट के सिटीजन्स को कुछ राइट्स भी प्रोवाइड करता है. अकॉर्डिंग टू पंडित जवाहरलाल नेहरू, अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ अ नेशन. सो वी कैन राइट दिस एज अ कोट. अकॉर्डिंग टू जवाहरलाल नेहरू, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सोल ऑफ अ नेशन. नाउ वी कम ऑन टू द need of the constitution. So why do we need a constitution? तो इसमें क्या आगे पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज टू प्रिवेंट द सोसाइटीज फ्रॉम एनार्की एंड एंट्रोपी. एनार्की इज वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ. मतलब वहाँ पे एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं किए जा रहे हैं, सभी लोग अपनी मर्जी कर रहे हैं. सो दैट इज द स्टेट ऑफ अनार्की, जहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है और अनस्टेबल सी एक सिचुएशन हो. तो वैसी सिचुएशन से बचाने के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. The second point is to maintain the strict rule of law. That is, we want that the rule of law should prevail. मतलब लॉ हमारी कंट्री में सबसे ऊंचा होगा और उसके सामने सभी लोग इक्वल होंगे. तो ये हमें प्रोवाइड करता है द कॉन्स्टिट्यूशन. द नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिटीजन्स. तो अगर हम लोगों के पास एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, अगर रूल्स हमारे पास नहीं है, तो उससे क्या होगा कि कोई भी कुछ भी रूल बना देगा, जिसकी वजह से देयर विल बी मैनिपुलेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द सिटीजन्स. तो लोगों की एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस अच्छे से लिखे हों कि एक स्टेट को कैसे चलाना है और सिटीजन्स के राइट्स क्या हैं. दैट इज द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स. तो सिटीजन्स के राइट्स को, फंडामेंटल राइट्स को ये प्रोटेक्ट करता है, और वही फंडामेंटल राइट्स दे आर इंश्राइंड इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स लिखे हैं जो हमारे देश के हर सिटीजन के लिए एप्लीकेबल हैं. देन इज टू मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल टू द पीपल. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है. अकाउंटेबल मतलब गवर्नमेंट जो है वो जवाबदेही है टू द पीपल. गवर्नमेंट को अपने एक्शंस के लिए लोगों को जवाब देना पड़ेगा. सो दैट इज द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल. सो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जैसे हमारे पास है, दैट इंश्योर्स कि जो गवर्नमेंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल एंड अकाउंटेबल टू द नीड्स ऑफ द पीपल. द नेक्स्ट वन इज टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे कि वेरियस ऑर्गन्स इंडिया में कौन से हैं, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, दैट इज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. तो उनका आपस में क्या रिलेशंस है और साथ में उनका सिटीजन्स के साथ क्या रिलेशन है. सो दैट इज ऑल defined in the constitution. So the relationship between the various organs of the government, these are defined in the constitution. The next one is to establish the framework for effective and efficient working of the state machinery. मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है कि गवर्नमेंट की जो स्टेट मशीनरी है जो पूरे देश को चला रही है, उसको इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली कैसे रन करना है. तो कॉन्स्टिट्यूशन ज़रूरी है फॉर द इफेक्टिव एंड एफिशिएंट वर्किंग ऑफ द स्टेट मशीनरी. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स. एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारे पास है, जैसे कि इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दैट will ensure, protect and promote the welfare of the citizens, because गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस हैं.
पावर्स भी गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन से मिल रही हैं, और वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गवर्नमेंट की पावर को लिमिट भी करता है, ताकि कुछ गवर्नमेंट कुछ आर्बिट्रेरी एक्शन ना करे जो कि लोगों पे गलत असर डाले। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स जो हैं दैट मेक अस थिंक दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, दैट इज व्हाई वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ में द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो दीज कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली। इसमें क्या क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं एक बार। सो द फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, इट एक्सप्रेसेस द आइडियोलॉजी ऑफ अ नेशन। तो एक देश की विचारधारा क्या है, एक आइडियोलॉजी क्या है, उस कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा है। फॉर एग्जाम्पल प्रीएम्बल में जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टार्टिंग में है, दैट इज द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें लिखा है कि व्हाट इज द आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया एज अ नेशन स्टेट। द नेक्स्ट पॉइंट इज इट रिफ्लेक्ट्स द डिजायर्स, विशेस, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डायनामिक एंटिटी है, मतलब वो टाइम के साथ बदलता रहता है। तो इट रिफ्लेक्ट्स द डिजायर्स, विशेस, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, और ये सभी चीज़ें भी टाइम के साथ बदलती रहती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लोगों की जो विशेस हैं, नीड्स हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको रिफ्लेक्ट करता है। द नेक्स्ट वन इज इट एक्सप्रेसेस द बेसिक लॉज एंड रूल्स ऑफ अ कंट्री। तो एक देश का बेसिक रूल और लॉ क्या है वो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ होता है। Then is it defines the relationship between the citizens and the state as well as relationship within the different organs of the state। जैसे हमने अभी बात की थी कि there are three organs of the state in India, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो उनका आपस में क्या रिलेशन है और स्टेट के साथ क्या रिलेशन है, सिटीजन्स के साथ क्या रिलेशन है, तो वो सब कुछ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। देन इज इट डिफाइंस द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। तो सिटीजन्स की राइट्स क्या है ये उसको डिफाइन करता है, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द स्टेट क्या है, सिटीजन्स की राइट्स क्या है प्लस उनकी ड्यूटीज़ क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है वो भी दी गई हैं। फंडामेंटल राइट्स एज वेल एज फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों दी गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, और साथ में जो हमारी स्टेट है, गवर्नमेंट है, उसकी पावर्स क्या है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वो सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देन इज इट एस्टैब्लिशेस एन ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क ऑफ अ स्टेट। तो एक फ्रेमवर्क देता है कि स्टेट के कितने सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स होंगे, किस तरह से वो डिवाइड होंगे, क्या उनकी हायरार्की और रैंक होगा। तो वो सब कुछ जो है एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। एंड द लास्ट पॉइंट इज इट प्रोवाइड्स प्रोविजंस फॉर चेंज, दैट इज अमेंडमेंट। तो जैसे अभी हमने बोला था कि इट इज़ अ डायनामिक एंटिटी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट इज़ नॉट जस्ट मेयर अ बुक of rules and laws, it is a dynamic entity, it is a living entity जो कि एमेनेबल है टू वेरियस चेंजेस। तो इसमें हम लोग अलग अलग चेंजेस कर सकते हैं जिसको कि अमेंडमेंट बोलते हैं। और ये चेंजेस क्यों करते हैं हम लोग, बिकॉज विद टाइम सोसाइटीज चेंज करती हैं, इवॉल्व करती हैं, अलग अलग न्यू टेक्नोलॉजीज आती हैं, कंसेप्ट आते हैं, लोग बदलते हैं। तो बिकॉज ऑफ ऑल दैट इन रूल्स को भी, लॉज को भी साथ साथ में इवॉल्व करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास एक प्रोविजन दिया गया है, दैट इज फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो दीज वर द फंक्शंस एंड the significance of the Constitution of India. Then we come on to the types of constitution. तो types of constitution में हमारे पास दो तरह के constitution है, written constitution, for example इंडिया में हमारे पास written constitution है एक book की form में, और second one is unwritten constitution, example in Britain। तो ब्रिटेन में क्या है, कोई written constitution नहीं है, कोई book नहीं है जिस पे rules and laws लिखे हैं, तो दैट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। वहाँ पे डेमोक्रेसी ही इतने 100 सालों में ऐसे इवॉल्व हुई है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं वो अपने आप वहाँ का एक ट्रेडिशन बन गया है, कस्टम बन गया है, तो वो वहाँ पे वैसे ही चलते हैं, ऐसे कोई रिटन बुक नहीं है। वाइल इंडिया में हम लोगों के पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट इज नाउ व्हाई इंडिया हैड ऑप्टेड फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया ने एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों ऑप्ट किया, तो उसके रीजंस क्या हैं। फर्स्ट वन इज इंडिया इज एन एंशियंट नेशन बट अ वेरी यंग कंट्री। तो फर्स्ट रीजन इसका क्या हमने बोला है कि इंडिया जो है एक बहुत पुराना नेशन है बट एक बहुत नया कंट्री है। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंट्री, नेशन, स्टेट, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो फॉर द टाइम बीइंग आप ये याद रखो कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को ऑप्ट करने का रीज़न सबसे बड़ा ये था कि इंडिया जो है ये एक बहुत पुराना, एक बहुत डाइवर्स नेशन तो है,
लेकिन इंडिया का कॉन्सेप्ट एज अ कंट्री ये तो 1947 के बाद ही आया, इंडिपेंडेंस के बाद ही इंडिया एक अलग कंट्री बना। तो इट इज़ अ वेरी यंग कंट्री बट अ वेरी वेरी ओल्ड नेशन। तो ऐसी सिचुएशन में जो डेमोक्रेसी इंडिया ने अडॉप्ट की और जो इंडिया की प्रेवलेंट सिचुएशन थी उस टाइम पे, इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे उन्होंने ऑप्ट किया कि हम लोग रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को चूज करेंगे, बिकॉज उसमें रूल्स एंड लॉज सामने लिखे हुए होंगे और उसको कोई भी ऐसे डिक्टेटर या कोई और आके उसको चेंज नहीं करेगा। So the next point is India had never experienced with the functioning of democracy in its long history of over 5000 years. ये point अभी हमने बोला कि इंडिया में 1947 के बाद ही डेमोक्रेसी आई, अदरवाइज उससे पहले इंडिया में मोनार्कीज थी, ब्रिटिश रूल था, उससे पहले इस्लामिक स्टेट्स थी, एंशियंट टाइम्स थे, तो उस सभी में देयर वाज मोनार्की। तो डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं थी। डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस जो इंडिया का था वो बहुत कम था, वाइल उसकी हिस्ट्री तो बहुत लंबी है बट उसका जो डेमोक्रेसी के साथ एक्सपीरियंस था वो बहुत ही कम था। तो इसीलिए उन्होंने रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को चूज किया। The next point is it would have been very difficult to protect the democratic system without a written constitution. तो अगर एक written constitution नहीं है तो कोई भी आएगा रूल्स को चेंज कर जाएगा। तो इसीलिए अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को प्रोटेक्ट करके रखने के लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन को हमने चूज किया था। A written constitution allows for strict implementation of the rule of law. तो जैसे अभी हमने बोला कि अगर रूल्स एंड लॉज कोई अपनी तरफ से बना के चला जाएगा, अगर कहीं पे रिटन लिखे हुए नहीं है तो कोई भी आएगा रूल्स को चेंज करके अपनी तरफ से अपने अकॉर्डिंगली फीचर्स ऐड कर लेगा, कुछ भी रूल्स बना लेगा, तो उसके लिए तो वो अच्छे होंगे बट दूसरों के लिए वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमारे पास एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल, बिकॉज उसका कोई चेंज नहीं कर सकता और हम लोग उसको पॉइंट कर सकते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये रूल्स ऐसे लिखे हैं तो वी हैव टू फॉलो दिस रूल्स। तो स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द रूल ऑफ लॉ कैन बी ensured with a written constitution. Then is a written constitution can help in resolving the disputes or conflicts that may come up in the future. तो अगर एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उससे जो फ्यूचर में आने वाले टाइम में जो प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उनको सॉल्व किया जा सकता है बाय फॉलोइंग दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस, लॉज एंड एक्ट्स। तो एक इसलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे भी इम्पॉर्टेंट है। The next one is it allows for changes in the constitution through amendments that are necessary for the evolving nature of the society. तो अभी हमने बोला अगर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है तो उसमें हम लोग चेंजेस कर सकते हैं ओवर द टाइम पीरियड जो कि सोसाइटी के चेंजेस को रिफ्लेक्ट करे। तो इसीलिए भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ प्रेफरेंस by our constitutional forefathers. The next one is at the time of independence, most of the people were poor and illiterate, which would have made the country vulnerable to fall in the hands of a dictator if there was no written constitution. तो अगर एक written constitution नहीं होता तो उस टाइम पे क्या होगा, बिकॉज इंडिपेंडेंस के टाइम पे लोग ज़्यादातर लोग जो थे वो पुअर थे और इलिटरेट थे, गरीब थे और अनपढ़ थे, जिसकी वजह से देयर वाज अ टेंडेंसी कि कोई एक डिक्टेटोरियल टेंडेंसी वाला आदमी आएगा और वो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकता था। और बिकॉज लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादा एडवांस्ड नहीं थे, तो इसीलिए दे वुड हैव बीन वल्नरेबल टू फॉल इन द हैंड्स ऑफ अ डिक्टेटर। तो इसीलिए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। इसीलिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल फोर फादर्स थे, द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। Next one is this is just a line, you can quote it in the conclusion. For example, India's independence was a result of supreme sacrifices of millions of Indians. We cannot ought to lose it to another dictator but to protect it. Our constitution has protected our country's democracy. So मतलब जो इंडिया की इंडिपेंडेंस है वो मिलियंस ऑफ इंडियंस के सेक्रीफाइस का नतीजा है। हम उसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते टू अनदर डिक्टेटर, बट हमें उसको प्रोटेक्ट करके रखना है। और हमारा जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने इसको प्रोटेक्ट करने में बहुत मदद की है, हमारी डेमोक्रेसी को कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोटेक्ट करके रखा है।